हाय फैमिली, नमस्कार। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। जबरदस्त टॉपिक लेकर के आ गए हैं भैया। बहुत लंबे समय से इंतजार था आप लोगों को। और वो जबरदस्त टॉपिक ना कुंडली के उन महाशय के लिए है जिन्होंने परेशान किया हुआ है अपनी कम्युनिटी के लोगों को। सबसे पहले उनको बदनाम करने का कोई मकसद नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ एक्सपोज करना चाहते हैं नए इन्वेस्टर्स के लिए। पुराने इन्वेस्टर्स का साथ या पुराने एंड यूजर्स का साथ देना चाहते हैं। और वो महाशय जी हैं हमारे टीडीआई बिल्डर। ये बैंग ऑन नेशनल हाईवे 44 कुंडली की एक ऐसी लोकेशन जो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड लोकेशन है एनसीआर के अंदर। और जब मेट्रो की अनाउंसमेंट हुई, यूईआर 2 कंप्लीशन की तरफ चला गया है, तो बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स वहां फंसने के लिए जा रहे हैं भैया। और वहां पर ग्राउंड रियलिटी तो हम आपको दिखाई चुके हैं। उस बिल्डर की नीयत और नीति नहीं है। सन 1997 के अंदर टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से कंपनी की शुरुआत की गई और एक बहुत बड़े विजन के साथ शुरुआत की गई। मेजर लैंड पार्सल्स आपको प्राइम लोकेशंस पर इनके देखने को मिलेंगे, लेकिन वो मेजर काम और वो नियति से काम नहीं किया भैया इन बिल्डर ने। तनेजा जी, अगर हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो समस्याएं आज हम आपके सामने रखेंगे ना, हो सकता है लोगों ने आप तक पहुंचाने की कोशिश की हो या पहुंचने की कोशिश की हो और आपको पता भी हो। बट इस पॉडकास्ट को अगर आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेंगे तो हमें लगता है कि हमारे रेजिडेंट्स टीडीआई के या इन्वेस्टर्स और आपको भी और आपकी ब्रांड वैल्यू को भी बहुत फायदा होने वाला है। तो ये रिक्वेस्ट हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनसे करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात भैया, किसी भी टाउनशिप को अगर हम नेगेटिव दिखाते हैं या नेगेटिव अप्रोच से लेते हैं तो वो तभी होता है जब वहां पे एक्चुअली में वो चीजें होती हैं। टीडीआई के अंदर वो हालात इतने खराब थे। देखिए, कमियां हर टाउनशिप में होती है, बट टीडीआई कुंडली के अंदर इतने हालात खराब हैं कि वहां के लोगों की आंखों में ना आंसू आ जाते हैं जब उनसे बात करते हैं। लोगों के पैसे बहुत सालों तक फंसे रहे, सुविधाएं नहीं है, सहूलियत नहीं है, कोई एमिनिटीज नहीं है किसी प्रकार की। और इसी के साथ में एक चेतावनी और बिल्डर्स को भी दे देते हैं। बैकलिस्ट तो हमें बहुत मिलता है, ब्रोकर कम्युनिटी वहां की जो पैसा कमा रहे हैं लोग उस धंधे से, उनसे माफी चाहते हैं भैया। लेकिन हमें पुटअप करनी पड़ेंगी ये चीजें पब्लिक के सामने, ताकि और लोग इस जंजाल में ना फंसे। कृष्णा, आरटेक, इंडिया बुल्स और परसोनाथ सोनीपत सिटी के ये बिल्डर भी तैयार हो जाएं। इनके अगेंस्ट भी बहुत जल्दी हमारे पॉडकास्ट और ग्राउंड सर्वे आने वाले हैं भैया। एक और आप लोगों के लिए मेजर अनाउंसमेंट, नीचे ना एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है। 4,500 से ज्यादा इन्वेस्टर्स पैन एनसीआर में आज हम लोगों से जुड़ चुके हैं। कारण उसका ये है सिर्फ कि सच्चाई के साथ जो हम लोग पुटअप कर रहे हैं ना कंटेंट को, और जो ग्राउंड सर्वेज आते हैं, एक्सक्लूसिव ग्राउंड सर्वेज, वो आप लोगों को कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को सिद्रावली में बचाया, खरखोदा के सेक्टर 6 और 7 में बचाया, टीडीआई कुंडली के अंदर बचाया, क्योंकि दौर के अंदर महीने 2 महीने में डबल पैसा लेकर के लोग निकल चुके हैं। अब लोग फंसते हुए जा रहे हैं। तेजी के माहौल में पता नहीं लगता है कब क्या हो जाए। तो अब जो लोग पैसा लगा रहे हैं ना, वो बच करके पैसा लगाएं। और वो पैसा इसलिए बचा पाए लोग क्योंकि उन्होंने 1-on-1 हम लोगों से कम्युनिटी में बात किया। अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। जो सच्चाई हमने दिखाया ना आज, उसको एक्सप्लोर करवाएंगे और एक्सपोज करवाएंगे हमारे 2 मेहमानों से जो कि वहीं पर रहते हैं। और ये है आरडब्ल्यूए टीडीआई के 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, मिस्टर दीपक जी हैं और हमारे साथ मिस्टर राजीव जी हैं। बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का, जो आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं और पब्लिक के सामने जो आज आप चीजों को रखने वाले हैं। हमने पहले ही बताया कि हमारी नीयत और नियति बिल्कुल साफ है। हम किसी को बदनाम नहीं करना चाहते हैं, जस्ट जो चीजें हैं वो सामने रखेंगे। तो दीपक सर, राजू सर, आप लोगों का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आप लोग किस पोजीशनिंग पे हैं और किस प्रकार से आप लोगों ने टीडीआई के अगेंस्ट अपना एक ग्रुप जो है वो गैदर करके काम करना शुरू किया। जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोनों का। साहिल जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हम आरडब्ल्यूए टीडीआई सिटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। ये आरडब्ल्यूए दिसंबर 2023 में फॉर्म हुई थी। इसको फॉर्म होने में कई साल लग गए क्योंकि टीडीआई सिटी की प्रोजेक्ट कई साल पहले शुरू हो गई थी। बट धीरे धीरे लोग इकट्ठे होते गए, आरडब्ल्यूए के मेंबर्स बनते गए।
हमारा जो ग्रुप बना है, कुछ हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, कुछ हमारे नॉन रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, बट आज की डेट में 2000 के करीब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हर दिन और लोग जुड़ते जा रहे हैं। और एक चीज और, राजीव सर की ना इसमें बहुत मेहनत है। हम लोगों ने जब ग्राउंड सर्विस शुरू किए तो हम हंट कर रहे थे कि किसी आरडब्ल्यू मेंबर का नंबर मिले, तो फेसबुक से हमें सर का नंबर मिला, राजीव सर का। शायद आपने कम्युनिटी भी बनाई हुई है फेसबुक के ऊपर और काफी एक्टिव रहते हैं आप फेसबुक पे। ये रेगुलर पोस्ट करते हैं टीडीआई के अंदर जो भी दिक्कतें आती हैं या जो भी कोर्ट केसेस सर जीतते हुए जा रहे हैं, तो इनसे हमें काफी इंसाइट्स मिले। अब सीधा शुरुआत करते हैं। पॉइंट बिल्कुल शार्प पॉइंटर्स आपके सामने हम पुटअप करेंगे सर, और उन क्वेश्चंस का आप एक एक करके नीट एंड क्लीन तरीके से आपको हम उम्मीद करते हैं कि जवाब आप लोगों से हमें मिलेगा। तो टीडीआई कुंडली की शुरुआत कब हुई, किस दौर में हुई, कौन से सन के अंदर टीडीआई कुंडली की शुरुआत हुई सर? टीडीआई की ये जो प्रोजेक्ट है 2007-6-7 के टाइम लॉन्च हुई थी। हाँ। ज्यादातर इन्वेस्टर्स या लोगों ने जो बाय किया, हाँ। तो इसी टाइम ये 2006-7 के मतलब 4-5 में इसका आना शुरू हुआ कुंडली के अंदर, और 6-7 के अंदर ज्यादातर बाइंग आप लोगों को वहां देखने को मिली। तो आप मुझे इनिशियली बताएंगे सर कि उस टाइम पर बिल्डर ने शुरुआती क्या वादे किए थे आप लोगों से? राजू सर, आपके वाणी से सुनना चाहेंगे कि क्या वादे इन लोगों ने आप लोगों को किए जब आप लोगों ने शुरुआत में प्लॉट खरीदे थे? उस समय जितने भी सपने हो सकते हैं एक टाउनशिप के लिए, वो सारे सपने इन लोगों ने दिखाए। ठीक है। हम हर एक ब्लॉक्स में क्लब हाउस देंगे, हम हर एक ब्लॉक में टैक्सी स्टैंड देंगे, हर एक ब्लॉक में पुलिस बीट देंगे, हम चौड़ी चौड़ी सड़कें देंगे, और एक इन्होंने एक पिक्चर हॉल टाइप का बनाया था और हम हमारे इन्वेस्टर्स को वहां पे बैठा के ये पूरे प्रोजेक्ट का फ्यूचर पिक्चर्स दिखाते थे। तो मतलब कुल मिलाकर के देख के ऐसा लगता था कि यहाँ तुरंत इन्वेस्ट कर लो, तुरंत इन्वेस्ट कर लो। तो एक मूवी थिएटर रखा गया और उस मूवी थिएटर के अंदर भविष्य की एक ऐसी फिल्म दिखाई गई जो कभी पूरी नहीं हो पाई। आपको टैक्सी स्टैंड, आपको पुलिस बूथ, आपको क्लब हाउस हर एक ब्लॉक के अंदर लगभग प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सारे कुछ दिखाए गए। तो टीडीआई वालों, जितने भी इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स है ना, ये आप सच्चाई सुन रहे हैं कि हर एक ब्लॉक के अंदर चीजें दिखाएगी, और ये रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में है राजू सर की। जब इनिशियली इन्होंने पुटअप किया था, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ये कुछ भी नहीं देते थे। इनका शुरू से ही अप्रोच ही था कि पब्लिक को डार्क में रखो और उनको धोखे में रखा जाए और पर्दे पर कहानी दिखा करे कुछ बेचा कुछ किया। ठीक है। तो आपसे पूछना ये चाहेंगे दीपक सर कि जब इनिशियली इन लोगों ने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया टीडीआई के अंदर, तो हम सिर्फ प्लॉटिंग की बात करेंगे। हाई राइज तो खैर वो तो हालात ही उसके सबको दिख ही चुके हैं। प्लॉटिंग के अंदर क्या प्राइस के आसपास इन्होंने 4-5 के आसपास ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया होगा 2004-5 या 6-7 में जब आप लोगों ने लिया? तब उस वक्त इस प्रोजेक्ट का पर प्लॉट का एक एवरेज अगर आप बता पाए तो 7-8 हजार इन्होंने 5,000 से लॉन्च किया था और एक साल के अंदर अंदर 7-8 हजार, 10,000, 15,000 तक पहुंच गए थे ये लोग। 5 से 6 हजार रुपए आप बता रहे हैं लॉन्च किया, और वो 10-15 हजार तक सालक भर में इन्होंने पहुंचा दिया था। तो वो कौन कौन सी मुख्य बातें थी, आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में भी ब्रीफ करिए। 2004-5 के आसपास आप ज्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे क्योंकि आप एक इन्वेस्टर या एंड यूजर थे उस टाइम पर। तो आपने कुंडली के अंदर क्या सोच के पैसा लगाया था कि यार अभी कुंडली के अंदर हमें पैसा लगाना चाहिए, और क्या वो दौर रहा होगा उस टाइम पे? कोई अपकमिंग इंफ्रा था या डिमांड थी या दिल्ली से बाहर निकलना चाहते थे लोग, क्या कारण था? साहिल जी, उस वक्त तो जब हमने इतने साल पहले ये जगह देखी थी तो उस वक्त तो जो दिखाया गया था पेपर पर था। ठीक है। जमीन पर तो कुछ नहीं था। सारे उस वक्त कोई डेवलपमेंट नहीं थी क्योंकि प्रोजेक्ट लॉन्च ही हुई थी। तो जो पेपर पर दिखाया गया था और जो नजदीकी दिल्ली से थी, उसको देखते हुए हमें लगा कि ये रहने के लिए एक अच्छी टाउनशिप बनेगी। ठीक है। इसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी, इसलिए उस पर्पस से आपने पैसा लगाया था कि कनेक्टिविटी, और उसी कनेक्टिविटी के नाम पे आज भी चीजें बिक रही हैं। तो वो ट्रेवल टाइम 15 से 20 मिनट का, वो कनेक्टिविटी और वो वातावरण उस एरिया का दिल्ली से थोड़ा साफ सुथरा था, तो इस वजह से आप लोगों ने वहां पे पैसा लगाया।
तो आप अब अगला सवाल ये उठता है सर कि आप लोग आ गए, आप लोगों ने पहले टीडीआई के द्वारा जो मूवी दिखाई जा रही थी वो आप लोगों ने देखी, उसके बाद मूवी देखने के बाद आप लोगों को यकीन हुआ कि यार बहुत जबरदस्त चीज तैयार हो रही है, आपने फिर पैसा भी लगा दिया। गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? आप लोगों को शक कब हुआ कि यार अब तो चीजें ही दूसरी जो दिखाई जा रही थी वो कुछ है ही नहीं, अब तो चल ही दूसरा कुछ रहा है यहाँ पे? साहिल जी, ऐसे था कि जब शुरुआत में पैसा लगाया, सारा पैसा दे दिया, रजिस्ट्री भी हो गई, उसके बाद जो जैसे जैसे साल बीतते गए, ग्राउंड पर कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रही थी। जो कितना थोड़ा सा साल के होराइजन में हमें बताइए। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट के डेट्स है, हाँ, इन्होंने पहले बोला कि आप 10% मुझे दो, ठीक है, और बाकी के 90% हम फेज वाइज डेवलपमेंट करके आपको लेंगे, ठीक है। लेकिन 10% लेने के बाद इन्होंने अगला डिमांड रेज किया कि आप ये अगला डिमांड पे करो और हम आपको प्लॉट का अलॉटमेंट देंगे, ठीक है। इन्होंने डिमांड रेज किया, प्लॉट के अलॉटमेंट भी मनमानी ढंग से दिया। अपने जो क्या पेमेंट प्लान था राजू सर, आप बताएंगे क्या पेमेंट प्लान इन्होंने दिया? पेमेंट प्लान इनका डेवलपमेंट पेमेंट प्लान था 10%, उसका 10% करके प्लान था, ठीक है, अप टू 90%। आफ्टर 90% प्रोजेक्ट के कंप्लीशन लेने के बाद, ओसी लेने के बाद, हाँ, और ये हमें रजिस्ट्री करेंगे, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया कि 10% ले लिया, फिर 10% ले लिया, अब हमारे 20-30% जब पैसे फंस गए, उसके बाद इन्होंने दूसरे तरह से एक्सटॉर्ट करने का शुरू किया कि पैसे दो, नहीं तो ये पैसे आपके खत्म हो जाएंगे, प्लॉट कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम इनको टाइमली पेमेंट करते गए और रजिस्ट्री करा लिया अपना, ठीक है। तो अब हमें लग गया कि गलत जगह फंस गए, रजिस्ट्री करा लो कम से कम। मतलब वो गलत जगह कि आपको कैसे लगा कि आपने कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा था। अच्छा, पैसे का पैसे लेते जा रहे थे और डेवलपमेंट कर ही नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। और हमें सपने दिखा रहे थे नेक्स्ट 6 मंथ में हम आपको हैबिटेबल करके दे देंगे। और ये कौन से सन की बात कर रहे हैं? 2007-8 की बात। 7-8 में कितना टाइम में पैसा आप लोगों ने इनको एक कंप्लीट कर दिया? 2 साल में इन्होंने ले लिए, कंप्लीट क्या करना था इन्होंने ले लिए। अच्छा, विदाउट डेवलपमेंट किए 2 साल में इन्होंने पैसा पूरा ले लिया, और उस टाइम पे कोई डेवलपमेंट नहीं था। और हमने लगा कि हम रजिस्ट्री करके कम से कम कागज तो अपने हाथ में ले, तो हमने रजिस्ट्री करा ली। उसके बाद फिर हम इनसे रिक्वेस्ट करते गए, बातें करते गए, कर दो। जब भी इनसे मीटिंग करो तो भाई मालिक लोग तो मिलते नहीं, उनके मैनेजर लोग मिलते हैं, चाय पानी पिला के 6 महीने में हम कर देंगे सर, 6 महीने बाद एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तो वहां से आपको गड़बड़ का अंदेशा शुरू हो गया कि अब 6 महीने होते होते 20 साल हो गए, स्टिल सिस्टम वही के वही है। तो सवाल अगला ये उठता है सर कि टीडीआई ने जब आप लोगों को चीजें बेची तो उस टाइम पे आपको क्या वो झूठे वादे करे थे जो अभी तक आप लोगों को ग्राउंड पे फुलफिल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं? सारे झूठे वादे किए थे, अभी तक कोई भी सड़क नहीं कंप्लीट है इनका। पूरा सीवर सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट है, पैच वर्क में कंप्लीट है, जिसको ये कंप्लीट मानते हैं। सीवर भाई एक पॉइंट ए से निकल के पॉइंट जेड तक जाना है, तो जेड तक जाना है, बी सी डी गायब है तो जेड तक तो पहुंचा ही नहीं। तो सीवर इनका नहीं है। वाटर का वैसे ही बात है, इनके पास कोई वाटर का सिस्टम ही नहीं है, टंकी लगा रखा है उसमें पानी नहीं है। तो पानी कहाँ से आता है सर? पता नहीं, ये जाने कहाँ से आता है, हमें तो नहीं मिलता पानी। मतलब पानी आ ही नहीं रहा है? पानी तो हमारे प्लॉट तक तो नहीं आ रहा है, ये बोलते हैं कि आ रहा है। अच्छा, टीडीआई बोलता है बट आप प्लॉट आ रहा है। बिजली का कहीं भी बिजली नहीं है, स्ट्रीट लाइट कहीं भी नहीं है, ठीक है ना? ये सिक्योरिटी कहीं भी नहीं है। सबसे बड़े धोखे कौन से रखे सर इन्होंने? मतलब आप लोगों को जो इनिशियली 7-8 में जब चीजें बेची इन्होंने, तो कुछ ऐसी लग्जरी के नाम पे चीज बेचा गया या जस्ट एक टाउनशिप के नाम पे चीज बेचा गया? आपको क्या बताया गया दीपक भाई? ये बोतल आपने बोला कि मैं ये बोतल 5 रुपए में दूंगा, ठीक है, ठीक है ना? आपने 4 रुपए दे दो, मैं आपको बोतल दे दूंगा, ठीक है। 5 रुपए दे दो, ये बोतल दे दूंगा। मैंने 5 रुपए दे दिया, अब ये बोतल आप दे ही नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो कि और 1 रुपये दो दूंगा, और 1 रुपये दो दूंगा, और 1 रुपये दो दूंगा। तो बोतल आपके पास ही है, तो सबसे बड़ा मेरे पास बोतल का खरीदने का कागज है। एक्सटोर्शन किया गया, मैंने पानी तो पिया नहीं, बोतल आपके पास ही है। तो अब आप बोल रहे हो कि इस बोतल को आपने मेरे पास रखा हुआ है, अब इसको रखने के भी पैसे दो, होल्डिंग चार्जेस दो।
अच्छा, और मैं इस बोतल को साफ सफाई करके रख रहा हूँ, इसके लिए मेंटेनेंस। तो फैमिली इसको उदाहरण को ना ये समझिए, बोतल जो है ये प्लॉट है सर। हाँ, प्लॉट के उदाहरण के तौर इसकी पर साफ चीजें बता सफाई रहे कर रहा हूँ, इसकी मेंटेनेंस भी। तो जब हम देखने जाते हैं तो इस बोतल पे पूरा धूल जमा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो अब आप बताओ कि क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें समझ में नहीं आ रहा। इसके ऊपर थोड़ा सा फर्दर करेंगे फैमिली डिस्कशन। तो एक सवाल और अगला ये आता है राजीव सर की, कोई गलत एग्रीमेंट भी आप लोगों के साथ टीडीआई बिल्डर ने किया इनिशियली जब देखो, इन्होंने एग्रीमेंट तो गलत एग्रीमेंट नहीं, इन्होंने ये बोला कि मतलब इन्होंने जो हमारे साथ कन्वेंस डीड भी दिया, उसमें भी एक पॉइंट लिखा हुआ है हाँ, कि बिफोर कन्वेंस डीड आई विल प्रोवाइड द पोजेशन फिजिकली ऑन साइट। ठीक है ना। हमने कन्वेंस डीड कर लिया, इन्होंने एक पोजीशन के कागज भेज दिए, बट फिजिकली पोजीशन देने के हिसाब से नहीं था। मतलब जो एक्चुअल साइट कंडीशन था वो पोजीशन के हालात में ही नहीं था। 2009 में इन्होंने प्लॉट को सेल किया, 2014-17 तक तो ये ओसी नहीं ले पाए। अच्छा, 2009 में इन्होंने, आज भी इनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। दे आर सेलिंग द प्लॉट्स ऑन पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट। बहुत बड़ा मेजर पॉइंटर है फैमिली ये, पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट के ऊपर टीडीआई जो है चीजें बेच रहा है। आज तक इनके पास पूरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। दीपक सर, क्या ये हर एक ब्लॉक के अंदर पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट है या कुछ ही ब्लॉक्स के अंदर? नहीं, इनको किसी पूरे सोसाइटी में कहीं भी कंप्लीशन नहीं मिला। बताइए। 3 हिस्सों में उन्होंने पार्ट कंप्लीशन लिया हुआ। थोड़ा सा आवाज आपकी कस्टमर्स हमारे फैमिली तक पहुंच रही है। 3 पार्ट्स में पार्ट कंप्लीशन लिया हुआ है। ये हमने आरटीआई जब डाली थी तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिली। तो एज अ होल पूरा प्रोजेक्ट का कंप्लीशन नहीं है, तो पार्ट कंप्लीशन लेते रहे और उसके हिसाब से ये प्लॉट बेचते भी रहे, रजिस्ट्री भी कराते रहे। बट अगर आप पूरी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसका पूरा कंप्लीशन नहीं है। दूसरा, पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी टाइम बाउंड होता है। हाँ, ये थोड़ा सा डिटेल में बताइए। 2014 में लास्ट पार्ट कंप्लीशन, 17 में लिया सर। 2017 में लास्ट पार्ट कंप्लीशन लिया था। पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी टाइम बाउंड होता है कि हम आपको प्रोविजनली इतने सालों तक दे रहे हैं टू फैसिलिटेट द एंड यूजर या इन्वेस्टर और प्लॉट ओनर्स, ताकि आप प्लॉट ओनर्स को कम से कम प्लॉट तो दे सको। जो थोड़ा सा कंप्लीट हुआ उसका प्लॉट दे दो, लेकिन आप पूरा कंप्लीट करोगे। अब 2017 से आज 24 हो गया, पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट में बदला ही नहीं। तो वो अभी जो चीजें बेच रहे हैं वो भी पार्ट कंप्लीशन पे ही बेच रहे हैं। तो और ये कंप्लीशन लेना ही नहीं चाहते या ले नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो ये मतलब इसमें दिक्कत ये भी है कि आप जैसे बता रहे हैं कि ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया ही नहीं, तो गवर्नमेंट की तरफ से या अथॉरिटीज की तरफ से इनको कभी प्रेशराइज नहीं किया गया या केसेस लगाई नहीं गई, वो क्या इश्यू है सर? तो हमने RWA ने ये सब चीजें देखते हुए रेरा में एक केस डाला है टीडीआई के अगेंस्ट कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, कंप्लीशन की तरफ लेकर जाया जाए इस प्रोजेक्ट को। जो एमिनिटीज फैसिलिटीज चाहिए वो पूरी की जाए ताकि ये रहने लायक बने। और इस रेरा केस में हमने DTCP को भी एक पार्टी बनाया है, क्योंकि उनका भी DTCP डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग फैमिली, क्योंकि उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि अगर उन्होंने किसी बिल्डर को एक लाइसेंस दिया है तो वो जरूर देखें कि क्या वो काम कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है उस टाउनशिप को डेवलप करने। तो इसमें पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आपने केस डाला है लोगों को कि इसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट की तरफ लेकर के जाया जाए। नहीं लेकर के जा पा रहे हैं तो टीडीआई बिल्डर से पूछा जाए कि क्या क्या कमियां बची हुई है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है इसको। साहिल जी, सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, आप भी देखे हो और कोई भी, सब नहीं देख लिया सर, अब तो ग्राउंड सर्वे जनता कोई भी जाके देख ले, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, प्रोजेक्ट हैबिटेबल नहीं है। विदाउट वाटर, सीवर, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइट एंड सिक्योरिटी, नो वन कैन हैबिटेट एट एनी प्लेस। तो प्रोजेक्ट हैबिटेटेड नहीं है, हैबिटेबल ही नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनके पास पता था इनको कि इंफ्रा हमारे पास नहीं है, तो एक क्लॉज होता है किसी भी टाउनशिप का कि हैंड ओवर के बाद, पोजीशन के बाद 3 साल के अंदर आपको एटलीस्ट 30% बनाना।
और नहीं बनाओगे तो नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी लगेगा। ठीक है। इनको पता था कि हमारे पास इंफ्रा तो है नहीं, तो 30% और 100% कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने एक वे आउट निकाला टू अर्न मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर जो भी है, प्लॉट ओनर कि भैया आप बाउंड्री वॉल बना दो, नहीं तो हम एनसीपी लेंगे। और उसके बाद एनसीपी के नाम पे इन्होंने चलो आप 26 तक मकान मत बनाना, आप 28 तक मत बनाना, मेरे पास पैसे जमा कर दो इतने पैसे। अच्छा। और ऐसे करके हर एक प्लॉट ओनर को डरा के धमका के कि आप एनसीपी दो, नहीं तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, लाखों करोड़ों रुपए वसूल। ये क्लोज है, ये एक ऐसा क्लोज जो डाला गया है जबकि इनको बार बार बोला गया कि अगर आपने हैबिटेबल टाउनशिप को बनाना है तो एनसीपी लगाओ ना कंस्ट्रक्शन पे, कि आप जैसे बाकी अथॉरिटीज में है, हुडा में है, नोएडा में, हर एक अथॉरिटी में, डीडीए में है कि आप 30% कंस्ट्रक्शन करो, नहीं तो आप पे नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी लगेगा। उससे प्रोजेक्ट भी हैबिटेबल होता है। लेकिन इनको पता है कि हैबिटेबल के लायक तो हमने दिया ही नहीं। जैसे ही हम मकान बनाने को बोलेंगे ये लोग इंफ्रा मांगेंगे, इसलिए पैसे भी हमें चाहिए और इंफ्रा भी हमें नहीं देना, तो हम एक बाउंड्री वॉल का एक नया नियम, पता नहीं कोई कि मंगल ग्रह से ले आए नियम की कहां से ले आए। और ये क्लोज उस डॉक्यूमेंट्स में, इनिशियली डॉक्यूमेंट्स में डाला हुआ है, डाल रखा है। क्योंकि हमारे पास क्या ऑप्शन था कि जब 90% पैसे दे दिए तो हम एग्रीमेंट के किसी क्लॉज को बोलेंगे कि ये हटाओ ना जी, रजिस्ट्री कराना तो कराओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। बहुत खतरनाक ये बात बताई है अगेंस्ट बिल्डर राजीव सर ने, और इसी प्रकार की बहुत दिक्कतें हैं। अभी बने रहिए पॉडकास्ट में, कंटिन्यू रखिए इस चीज को, बहुत चीजें आपको समझने को भी मिलेंगी कि बिल्डर किस तरीके से टैकल करते हैं आप लोगों को। तो सर हमें एक ये चीज बताइए कि कितने खरीदार या बायर्स ऐसे हैं आप लोगों की नजर में जिनको अभी तक रजिस्ट्री नहीं मिली है यहाँ? सर अभी तक इन्होंने 300 से 400 एकड़ जगह इनके पास है ही नहीं। और है नहीं मतलब कैसे नहीं है? इन्होंने एक्वायर नहीं किया, खरीदा नहीं, ठीक है, और उन जगहों पे प्लॉटिंग कर दी और उनके 90% पैसे भी ले लिए लोगों से। और वो लोग जब इनके पास जाते तो इनको सिंपल बोल देते कि आप ना 2009 वाले पैसे आप ये मेरे से ले लो और आप चले जाओ, बहुत है तो 6% इंटरेस्ट ले लो और चले जाओ। और इनके पास वो प्लॉट है नहीं उनको देने के लिए, और उनको पोजीशन नहीं दे रहे हैं और उनकी रजिस्ट्री भी नहीं हो रही। दीपक सर 300-400 एकड़ और उसके ऊपर मतलब वो एक तरीके से वर्चुअल प्लॉटिंग हो गया है। मतलब वो जमीन उन्होंने एक्वायर नहीं किया, उसके ऊपर उन्होंने प्लॉटिंग कर दिया। नंबर कुछ भी हो सकता है, 200 एकड़ 400 एकड़ कुछ भी, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। और उसको उन्होंने रजिस्ट्री करवाने की तो कोई, अब तो क्योंकि प्लॉटिंग तो है ही नहीं, तो रजिस्ट्री कहां से होगी? पैसा ले लिया है वो 70% लिया, 90% लिया, 20% लिया, कुछ तो लिया है पैसा। अब उन लोगों के पास रजिस्ट्रियां नहीं है। तो ये एक्चुअल में हालात हैं उस लोकेशन। बिल्कुल ये है, और कई सारे इस तरह के जो अलॉटीज हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं और प्लॉट नहीं मिला है, रजिस्ट्री नहीं मिली, वो ईओडब्ल्यू में गए हैं अपना केस लेकर। ईओडब्ल्यू क्या? इकोनॉमिक ऑफेंसिव, ठीक है। और वहाँ इनके खिलाफ 3 मेजर केसेस चल रहे हैं जिसमें कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, और ये काफी आगे केस बढ़ चुका है, और लोग लड़ रहे हैं कि हमने पैसा दिया है, हमें जमीन दी जाए। बट होता क्या है कि कोर्ट की कार्रवाई लंबी चलती है, तो कई सारे हमारे जो भाई लोग हैं वो निराश हो चुके हैं इस चीज से, और उनको पता नहीं था कि जहाँ पैसा लगा रहे हैं वहाँ जमीन ही नहीं है। वर्चुअली चीजें बेच दी गई है टीडीआई के द्वारा, जमीन नहीं है, प्लॉट ऑलरेडी क्लाइंट्स को दे दिए गए, उनके नाम पे पैसा ले लिया गया, और जब वो जमीन पे गए क्लाइंट तो उनको जमीन ही नहीं मिली भैया। तो अब ये बताइए, एक्सपोज करें इन बिल्डर्स को या ना करें? आप लोग खुद कमेंट में नीचे बताइए। सर कोई ऐसा भी केस आप लोगों को सुनने को मिला है टीडीआई में कि एक सिंगल प्लॉट को 2-2, 3-3 लोगों को बेच दिया गया? नहीं, अभी तक ऐसा ये ऐसा केस नहीं है। तो जो है चीजें वो क्लैरिफाइड है, और जो होगा वो इनकी सच्चाई उस चीज का क्लैरिफिकेशन देने के लिए आरडब्ल्यू के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आज आपके सामने बैठे हैं। तो सर 2004-5 में जब ये टाउनशिप आई, उस टाइम पर रेरा तो था नहीं, ये तो 16-17 के आसपास रेरा अथॉरिटीज आई हैं। क्या ये प्रोजेक्ट उस टाइम पर जब लॉन्च हुआ तो अब रेरा का कोई दखल है इस प्रोजेक्ट के अंदर? रेरा अथॉरिटी कुछ कर रही है यहाँ? देखिए, आज एज पर रेरा रूल
2016 के बाद if any project is not completed, then the builder will have to register himself in RERA. परफेक्ट, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट राजू सर। मतलब आप ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं जो मार्केट में लोगों को नहीं पता है कि 2016-17 में जब ये रेरा आया ना, उससे पहले के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर 16-17 तक कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उनको अपने आप को रेरा में रजिस्टर करवाना पड़ेगा और उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मैं एक और चीज ऐड करना हाँ। चाहता हूँ। इसी कारण से हम रेरा में गए हैं, केस लड़ रहे हैं। ठीक है, हमारा केस एडमिट हो चुका है। ठीक है, और हमारी नेक्स्ट हियरिंग बड़ी जल्दी होने वाली है, तो हम इस केस में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे हमें रेरा से मिलेगा आगे का जो भी है प्रोसीजर आता है, जो भी आएगा, प्रोसीडिंग्स होंगी। हाँ, अपने RWA में मेंबर्स को जरूर उससे वाकिफ रखते हैं हम, हाँ। कि रेरा की प्रोसीडिंग चल रही है, क्या उनका कोर्ट ऑर्डर आया है, कैसे आगे। ठीक है। तो फैमिली, एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहेंगे। सर एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गए हैं। मिस्टर राजीव अरोड़ा सर हैं और ही इज द प्रेसिडेंट एट TDI कुंडली RW एसोसिएशन। सर बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। थोड़ा सा आप डिले कर गए हैं, काफी डिस्कशन हमने सर से कर लिया है। हाँ, अच्छा, ट्रैफिक काफी था। ठीक है, तो अभी एक पहला सवाल सर से ही पूछ लेते हैं। सर आ गए हैं तो सीधा सवाल सर से पूछते हैं। तो सर यहाँ पे TDI ने ना एनवायरमेंटल क्लियरेंस का भी, देखिए हर एक प्रोजेक्ट में लेना पड़ता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस, तो यहाँ पर एनवायरमेंटल क्लियरेंस का क्या स्टेटस है, उसके बारे में आपसे इंसाइट्स हम चाहेंगे। एनवायरमेंटल क्लियरेंस तो आई डोंट थिंक इन लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले लेना होता है, और आज तक प्रोजेक्ट लॉन्च किया इन्होंने पार्ट कंप्लीशन लिए हैं दो, लेकिन आज तक इन्होंने पार्ट ये एनवायरमेंट क्लियरेंस लिया नहीं है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस बिल्कुल नहीं लिया इन लोगों ने। और इवन टिल नाउ दे आर डिस्पोजिंग द वेस्ट बाय टैंकर और अदर प्रोसीजर्स। अच्छा, तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बगैर हमें लगता है कि शायद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और ये सारी चीजें भी नहीं मिलती होंगी। ऑक्यूपेंसी तब इनके पास ओसी तो इनके पास है नहीं, आज तक भी नहीं है इनके पास। आज तक ओसी नहीं आया? नहीं, इनके पास ओसी नहीं है। ये सिर्फ ये जो इन्होंने अभी तक जो लोगों को प्लॉट्स दिए हैं वो इन्होंने अभी तक जो पार्ट कंप्लीशन लिए हैं। हाँ, अभी उसी का हम लोग शायद डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं आज तक। तो सर इसमें NGT ने शायद इनके ऊपर कोई फाइन भी लगाया था, पेनल्टी भी लगाई है, लेकिन वो आज तक उसका कुछ हुआ नहीं है और ये उसी तरीके से चला रहे हैं। और कोई सीवर डिस्पोजेबल का कोई सिस्टम इनके पास आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। तो राजू सर आपसे पूछना चाहेंगे, क्या यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी है या प्लॉट्स भी हैं जिनको मतलब आज तक कब्जा नहीं मिला है उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर? लगभग सारे ही प्लॉट्स है जिनका इन्होंने पोजीशन दिया ही नहीं, कब्जा दिया ही नहीं। और कब्जा देने के लिए एक इन्होंने क्लॉज लगा रखा है कि आप ये पैसे दो, वो पैसे दो, वो पैसे दो। अभी भी कोई कब्जा लेने जाएगा तो लाखों रुपए मुझसे मांग लेंगे आफ्टर कन्वेंस डेट। लाखों रुपए कैसे मांग लेंगे? मतलब उसका क्या? अब ये मेंटेनेंस कर नहीं रहे हैं। हाँ। और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ तो मेंटेनेंस स्टार्ट कैसे हो गया? ठीक है, अच्छा, मतलब मेंटेनेंस तो ये तो बिल्कुल जायज बात है कि मेंटेनेंस तभी ली जाती है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। आप एक घर बना रहे हो, हाँ। तो घर बनाने में स्वीपिंग जो भी जॉब होता है, जो भी सपोर्ट सर्विसेज होता है, वो आप कब लगाते हो? सर वो तो घर बनने के बाद ही लगाए जाते हैं। इन्होंने घर बनने के शुरू से फाउंडेशन से ही लगा दिया, फाउंडेशन से ही मेंटेनेंस लगा दिया है। हाँ, आप देखो ना। हाँ। प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं है। हाँ। हैबिटेबल है नहीं। हाँ। सिक्योरिटी इनके पास है नहीं। हाँ। इलेक्ट्रिसिटी इनके पास है नहीं। पिछले साल 2023 में इलेक्ट्रिसिटी 2023 तक नहीं था पूरे टाउनशिप में। गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे ही नहीं रही थी। कब तक की बात? 2023 में शायद स्टार्ट हुआ। 22 हमारे प्लॉट तक कोई रोड भी नहीं जाती। अच्छा, रोड नहीं जाती। रोड के तो हालात ऐसे हैं सर, वो तो मतलब हमने देखे हैं बीच बीच में पैचेस ही पूरी। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी का क्या फंडा था? इन्होंने कुछ लैंड पार्सल फॉर पावर स्टेशंस इन्होंने डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करना था। वो 22-23 तक इन्होंने दिया ही। 2022-23 तक जमीन ही नहीं दिया। किस डेट को दिया अब सुनने में आ रहा दिया, हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है। अब ये सुनने में आ रहा है कि हमने दे दिया लैंड। सुनने में आ रहा है, बट कोई ऐसा ग्राउंड पे रियलिटी है पता नहीं। वो जाने। और ये ट्रिब्यूनल में हम लोग गए कि भाई हमें बिजली नहीं मिल रहा, हम कैसे मकान बनाएं।
ठीक है ना। अब हम मकान बनाने के लायक ही नहीं है, बिना बिजली के आप मकान बना के दिखा दो, बिना पानी के उसमें रह के दिखा दो, फिर मेंटेनेंस कैसे स्टार्ट हो गया भाई? ठीक है, तो और नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी कैसे लग गया? ठीक है ना। अब ये बोले ना भाई आप बनाने लायक हो नहीं हो हमें मतलब नहीं, मेरा तो कंप्यूटर दिखा रहा है इतना लाख रुपए आपने देना है, मेंटेनेंस चाहिए। हाँ, आपने देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो, हम तो आपसे ले लेंगे। अब ये करते क्या है कि किसी के पास प्लॉट है, अब वो थक के बेचने जाएगा, तो इन्होंने एक क्लॉज लगा रखा है कि बेचने के पहले आप हमसे एनओसी लोगे। अच्छा, ये क्या क्लोज है? अब मैंने साहिल जी, हाँ, मैं साहिल जी, हम एक बार बताओ, इन्होंने किसानों से प्लॉट खरीद के हमें रजिस्टर कर दिया, हाँ, अब हम आगे बेचने जा रहे हैं, हाँ, तो क्या हम किसान से एनओसी लेने जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल तो नहीं। अब टीडीआई ने हाँ, मुझे प्लॉट बेच दिया, हाँ, मैंने जब आपको प्लॉट बेचना है तो मुझे टीडीआई से एनओसी लेना, और हर ट्रांजैक्शन पे लेना पड़ेगा। हाँ, फिर आपने जब अरोड़ा साहब को प्लॉट बेचना है तो आपने भी टीडीआई से एनओसी लेना, अरोड़ा साहब ने भी एनओसी लेना। अब हर एक एनओसी पे आपको जाके वहां पे हाथ जोड़ के भाई साहब एनओसी दे दो, नहीं तो मैं बेच नहीं पाऊंगा। हाँ, ला भाई इतने पैसे दे तब एनओसी दूंगा। तो प्रेसिडेंट सर, आपके आगे ये जो सर बता रहे हैं ये सच्चाई है? ये सच्चाई है सर, ये हम फेस करते आ रहे हैं सालों से। ठीक है ना। अब वो एनओसी ऐसा क्लॉज लगा रखा है कि इनके बारे एक प्रकार से मंथली रेवेन्यू का सोर्स बना लिया है टीडीआई ने अपने इन क्लोजेस से। तो साहिल जी, इसमें एक और चीज जो मेंटेनेंस चार्जेस की हमने बात की, वो भी एक मंथली इनका है, और वो हर प्लॉट ओनर को लेटर जाती है कि आपके इतने मेंटेनेंस चार्जेस एनुअली ड्यू हो रहे हैं। हर साल लेटर आ जाती है कि इस साल हम मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ा रहे हैं। बट जैसे राजीव जी कह रहे थे कि जब तक प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं है, वो सुविधा ही नहीं है, तो मेंटेनेंस चार्जेस किस बेसिस पे वो बढ़ा रहे हैं। तो फैमिली ग्राउंड सर्वे में आप लोगों ने मेंटेनेंस के तो हालात देखे ही होंगे। हमारा अगला सवाल सर से मेंटेनेंस के रिगार्डिंग ही था, बट इन्होंने जवाब ऑलरेडी दे दिया है। तो एक चीज हमें बताइए सर, लगभग कितने प्लॉट होंगे टीडीआई कुंडली के अंदर? कितने प्लॉट? 8,200 प्लॉट। 8,200 प्लॉट हैं। कितने लोग मेंटेनेंस कर दे रहे होंगे सर वहां पे? भाई दे रहे नहीं दे रहे उनके कंप्यूटर में तो दिखाई रहा। मैं अगर नहीं दे रहा हूँ उनके पास तो वो पैसा तो जोड़ते ही जा रहे हैं मेंटेनेंस के नाम पे। साहिल जी, पैसा भी जोड़ते जा रहे हैं, इंटरेस्ट भी जोड़ते जा रहे हैं, ब्याज भी लगा रहे हैं उसके ब्याज भी लगा। तो जब आप अच्छा एनओसी के लिए जब आप जाते हैं तो मेंटेनेंस चार्जेस के साथ इंटरेस्ट को डिमांड करते हैं एनओसी सर्टिफिकेट देने। जितने भी नए बायर्स आ रहे हैं ना, वो ये समझ लेना अपनी मंथली एक पॉकेट बांध करके आना। आप लोग की मंथली इतना देना ही देना पड़ेगा बिल्डर को, जितने भी नए बायर्स आ रहे हैं भैया उस लोकेशन के ऊपर। तो पाजी, यहाँ पानी की क्या पोजीशनिंग है? मतलब कितना पानी वगैरह का आपने बताया कि आता ही नहीं है, तो मतलब लोग रह रहे हैं वो कैसे? भाई हमने अपने प्लॉट के आगे तो कोई पानी की लाइन देखी नहीं, वो बोलते कि है। नहीं, बेसिकली क्या है कि लोगों ने वही ग्राउंड वाटर जो यूज कर रहे हैं लोग। अच्छा, मतलब नीचे से पानी निकाले, जमीन का पानी, और उसको यूज ये लाइट जो 1 साल पहले आई है, उससे पहले लोग सिर्फ सोलर पे चल रहे थे। हम खत्म, बीच में हमारा बात कट गया था। तो इनके पास बिजली नहीं थी 2022-23 तक। जब बिजली नहीं थी तो ये सारे चार्जेस कैसे लग रहे थे? नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी, मेंटेनेंस, होल्डिंग चार्जेस, ये चार्जेस वो चार्जेस कैसे लग रहे थे? ठीक है ना, नहीं लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए। ये ले रहे हैं 2007 से ही लेना शुरू कर दिया। अच्छा। आज तक बिजली है नहीं, हमें कोई मतलब। बिजली क्यों नहीं थी? क्योंकि इन्होंने लैंड नहीं दिया था पावर स्टेशन के लिए। और वो जो इंफ्रा देना था, जो पावर स्टेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसे देने थे, वो भी हम सुनने में ये आया कि शायद इन्होंने डिपार्टमेंट को दिए, नहीं दिए, क्या घपला है ये जाने और डिपार्टमेंट जाने। अगर ये नहीं दे रहे तो डिपार्टमेंट भी क्यों नहीं ले रहा भाई? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर टीडीआई बिल्डर नहीं दे रहा है तो डिपार्टमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभा रहा है? भैया डिपार्टमेंट कहाँ चुप करके बैठे हैं? सर आप लोगों की बातें होती है डिपार्टमेंट? बिल्कुल, डिपार्टमेंट से इतना नहीं हो पाता, बेसिकली इनसे ही होती है बात। और इवन ये भी है कि जिन लोगों को बिजली इससे पहले नहीं थी, वो किस तरह से रह रहे थे, जो 50, 100, 200 बंदे जो ए ब्लॉक बी ब्लॉक में रह रहे हैं, और वो अपनी गाथा सुनाते हैं कि हम लोग भी बहुत मुश्किल से रह रहे थे और हम लोगों ने अपना सोलर का अरेंजमेंट किया हुआ है, हमने ये अरेंजमेंट किया हुआ है, और वो सारे सिस्टम से रह रहे थे। और उनको भी क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनका ऑप्शन नहीं था। सीवरेज का। उसके बाद देखो हम ट्रिब्यूनल में गए, तो ट्रिब्यूनल में ये डिसाइड हुआ कि भैया आपको बिजली चाहिए तो आप देख लो,
बिल्डर तो अभी पैसे देने को राजी नहीं, हम लेने के काबिल नहीं। अच्छा, बिल्डर से लेने के लिए डिपार्टमेंट काबिल नहीं, तभी तो वो तो ट्रिब्यूनल ने सरप्राइजिंग ये जजमेंट है ट्रिब्यूनल के जजमेंट पे हम कोई शक शुबा नहीं करना चाहते हैं, ना करना चाहिए, बट जजमेंट देख के अजीब सा लगता है। जजमेंट ये आया कि जो भी खर्चा है वो प्लॉट ओनर को अगर बिजली चाहिए तो दे दो। अच्छा, प्लॉट ओनर ही खर्चा देगा? खर्चा दे दो और हम आपके उस खर्चे को अपने पास रखे रहेंगे विदाउट इंटरेस्ट। जब हम बिल्डर से ले लेंगे पैसा तो आपके पैसे वापस कर देंगे या बिल में एडजस्ट कर देंगे। बिल्डर की तरफ से 20 साल हो गए हैं, आज तक तो पैसा आया नहीं है। भविष्य में हमें तो अच्छा, अब वो पैसा भी कितना है आप सुन लो। आप बताओ सोनीपत में कहीं भी बिजली के कनेक्शन लेने में कितना पैसा लगता है? 8-9 हजार लास्ट। 8-9 हजार। यहाँ पे 250 यूनिट को 5 किलोवाट लेना ही लेना है, जलाओ या ना जलाओ। 5 किलोवाट का शायद 18 से 20 हजार पर किलोवाट, मतलब 1 लाख रुपए आपको देना होगा। 1 लाख रुपए बिजली के कनेक्शन के लिए? हाँ, 250। 5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए 500 गज के लिए, 1000 गज के लिए उतना ही। तो आप सोचो कि लाखों रुपए बिजली के कनेक्शन लेने के लिए हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो ये जितने भी और गलती किसकी है? डिपार्टमेंट की, जो बिल्डर से पैसा ले नहीं पा रहा है। डिपार्टमेंट सोचो कितना कमजोर है। तो जितने पीछे ब्लॉक है ना, जो अनहैबिटेटेड ब्लॉक है और जिसे आज बोला जा रहा है कि भर जाएगा, वो इसलिए नहीं बन रहा है भैया। बहुत सारे एडिशनल खर्चे हैं जो आज तक आप लोगों को पता ही नहीं थे। तो सर, ये आपका सीवरेज का तो आपने बताया कि बिजली भी, पानी भी, सीवरेज कुछ नहीं है, मतलब वो सब डैमेज इकोसिस्टम है। सिक्योरिटी वाइज बात करें टीडीआई के अंदर तो क्या हालात आपको लगते हैं? देखो, एक के ब्लॉक में आपको स्टोरी बता रहा हूँ। 409 एक किसी डॉक्टर का मकान है, ठीक है। वो बेचारा आके बना के रहने की कोशिश करी, ठीक है, ड्यूरिंग कोविड टाइम, क्योंकि कोविड में सबको 19-20 के आसपास, हाँ, कोविड टाइम में सबको ये था कि फ्लैटों में नहीं रहना और खुले जगह पे रहना। तो भाग के आके उन्होंने फटाफट अपना मकान बनाया। बेचारे को बिजली मिला नहीं, पानी मिला नहीं, ठीक है ना, सीवर मिला नहीं, स्ट्रक्चर खड़ा करके तब उनको समझ में आया मेरे से तो अगला भूल हो गया। प्लॉट खरीदा, वो मकान बना के और पैसे लगा दिए और उसके बाद कुछ नहीं मिला, वो चले गए। तो सिक्योरिटी का ये है कि उनके सारे दरवाजे, सारे खिड़कियां, सारे गेट आज के डेट में नहीं। फैमिली, मतलब ये सिक्योरिटी है वहाँ। ये ना एक जस्ट मूवी सीन ही चलता जा रहा है, ऐसी ऐसी परतें खुल रही हैं। कमाल हो गया भैया कि हर चीज वहां पे जीरो के स्केल पर आ चुकी है। दीपक सर, आप हमें बताइए कि क्लब हाउस, पार्क, ये जो एमिनिटीज हैं, ये कागजों में ही है या जो हर ब्लॉक के अंदर वादा किया गया था उसके लिए जमीन एलोकेट, एटलीस्ट जमीन तो हो उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर? और जो क्लब हाउस बनाया गया है, शायद ए ब्लॉक में क्लब हाउस बनाया गया है, एक क्लब हाउस बना है, हर एक ब्लॉक में वादा किया गया था। तो क्या वो सब चीजें आप जो देखते हैं वो मेंटेन्ड है, पार्क और क्लब हाउस, या आप लोग उन फैसिलिटीज को यूज कर पा रहे हैं और उसके क्या चार्जेस का भुगतान आपको करना पड़ रहा है या वहां रहने वाले लोगों को भुगतान करना है? साहिल जी, अगर हम ब्लॉक वाइज जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। एरिया जरूर कहीं ना कुछ ब्लॉक्स में दिखता है कि डिमार्केटेड है, बट है नहीं, पार्क भी नहीं है, उस तरह से नहीं है कि आप पार्क कह सके। तो जंगली पौधे सारे उगे हुए हैं, पार्क के अंदर जंगली पौधे हैं, घास वास सारी उगी हुई है। सिर्फ एक क्लब हाउस चल रहा है, बाकी किसी ब्लॉक में कोई और इस तरह की सुविधा नहीं है। राजू सर, जो आपके ये क्लब हाउस है, जो एक सिंगल क्लब हाउस है, यूज कर पा रहे हैं आप लोगों से? साहिल जी, आप सरप्राइज हो जाओगे। हम वहां पे मकान नहीं बना के रह रहे हैं, तो क्या हम साउथ दिल्ली से या नॉर्थ दिल्ली से यहाँ के क्लब यूज करने आएंगे क्या? नहीं, एग्रीड है इस बात से, लेकिन जो ए तो और जब हम क्लब यूज नहीं करने आएंगे तो हम क्लब का मेंबरशिप क्यों लेंगे? ठीक है, मतलब वो कंपलसरी तो होता ही नहीं है, किसी को लेना है तो वो ले सकते हैं। यहाँ कंपलसरी है। अच्छा, क्लब मेंबरशिप कंपलसरी है। इवन हर एक अपार्टमेंट को, शायद मुझे तो ये सुनने में आया कि सोनीपत में जो टीडीआई की सिटी है उसका भी क्लब यही है। अच्छा, हाँ। मतलब ये कंफर्म नहीं है, हम तो इसको एश्योर नहीं करेंगे, बट सर को शायद सुनने में आया। टस्कन सिटी है, उसका भी क्लब यही है, टीडीआई सिटी के अंदर जो फ्लोटिंग वाला है, क्लब यही ए ब्लॉक में। हाँ, आपको हर एक में क्लब लेना है और क्लब का मेंबरशिप देना है।
ठीक है ना। अब दूसरा बात, क्लब अगर प्लॉट से अटैच्ड है, इंडिविजुअल से अटैच नहीं, तो अगर आपने प्लॉट आगे सेल कर दिया, क्लब मेंबरशिप भी ट्रांसफर होना चाहिए बिल्कुल नहीं, नए आदमी को फिर से मेंबरशिप लेना है। जितनी बार ट्रांजैक्शन होंगी उतनी बार क्लब मेंबरशिप का चार्ज आप लोगों से लिया जाएगा। आपने लेना, ठीक है ना। अब क्लब में है क्या, कमरे हैं, वो भी कमरे हमने ये सुना है कि वो किसी को रेंट आउट कर रखा है, मतलब किसी को लीज कर दिया। 2 साल के लिए हमने क्लब को सेल आउट कर रखा है। आप लोग गए हैं कभी, आप गए हैं सर क्लब के अंदर कभी गए हैं? खाना खाने गए, जब यहाँ आते हैं थोड़े काम के लिए, क्लब देखने प्लॉट देखने आए, चलो बैठ के वहाँ लंच कर लिया। तो उसमें कुछ अच्छी एमिनिटीज फैसिलिटीज हैं क्लब के अंदर आपको मिलता है? ऐसा कुछ नहीं, खाली वो एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, हम लोग रेस्टोरेंट में आते हैं खाना। अच्छा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट सर, आपकी कभी टीडीआई, अब सवाल ये आएगा कि क्या टीडीआई बिल्डर से इसके रिगार्डिंग आपकी बात हुई है? ये सारी समस्याओं के जाके बैठे, मीटिंग हुई, मीटिंग में वो एक ही बात बोलते हैं, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे, आप पैसा मत दो, लेकिन जिस टाइम आप बेचने आओगे या किस टाइम पैसा तो हमें लेना आता है, हम हैंड में ले ही लेंगे। अच्छा। ये इनके जो पास जो इनके सीईओ थे मिस्टर विभू नारायण, उन्होंने हमारी मीटिंग बुलाया और कहते जी हम कोई आपको जो आप कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी विड्रॉ नहीं कर सकते, आपका ये जो आपकी मेंटेनेंस चार्ज है, ये है, क्लब चार्जेस, हम कुछ नहीं कर सकते। आपने अपने मेमोरेंडम दे दिया हमारे को, हमने ले लिया है, हम कई बार दे चुके उन लोगों को, तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई ठोस जवाब मिलता ही नहीं है। ये कहते हैं हमने लेना, आप मत दो, पर आप वैसे मत दो, लेकिन आपको एक ना एक दिन तो आगे देना ही पड़ेगा। फाइनल जिस दिन इतना एरोगेंटली उन्होंने रिप्लाई दिया कि आप बेचोगे, रह तो पाओगे नहीं, क्योंकि हम रहने लायक छोड़ेंगे नहीं, तो आप बेचोगे, उस समय आपसे सारा ले लेंगे। तो मतलब मजबूर कर दिया है वहां के बासिंदों को कि या तो पैसा तो जब तक प्लॉट है तब तक तो हम आपसे लेंगे नहीं, बेचने के लिए आपको मजबूर कर देंगे, और जब बेचेंगे तब वो सारा पैसा आपको देना पड़ेगा। और इवन अगर आप प्लॉट बनाना चाहते हो तब भी आपसे पैसे लिए जाएंगे, बनाने के ऊपर पैसा लिया जाएगा। एनओसी लेना पड़ेगा, बनाने के पहले भी आपको अगला पिछला साल देना पड़ेगा, नहीं तो आपको डिमार्केशन तभी देंगे हम। डिमार्केशन पहले एडवांस पैसे लेंगे, उसका डिमार्केशन रिफंडेबल सिक्योरिटी लेंगे, जो रिफंड आज तक किसी को की नहीं है। अब एक बात और सोचो, रिफंडेबल सिक्योरिटी आज तक वापस नहीं। साहिल जी, इन्होंने कन्वेंस डीड में लिख रखा कि हमने फिजिकल पोजीशन दे दिया। अब क्या बोल रहे हैं कि आप मकान बनाने के पहले मेरे से 30 या 35 या 50 हजार कुछ अमाउंट है वो आप मुझे दोगे फॉर डिमार्केशन। अच्छा, डिमार्केशन करके देने के लिए भी पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, वो पैसे जब आप मकान बना लोगे तो वापस कर देंगे। आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी का वापस हुआ है। ठीक है। दूसरा, जब डिमार्केशन करोगे तो आपको सारा ड्यूज क्लियर करना होगा, जो पुराना पेंडिंग है। वही बात आ गई। ठीक है। तो ना तो आप जा सकते हो ना आप रह सकते हो, बस आप एक पैसा देना है बिल्डर को। बस आपसे हम जो मर्जी चाहे वो हम ले सकते हैं। एक आइसलैंड है जिसका एक राजा है और उसकी रूल चलेगी। मालिक का नाम क्या है सर इनके? टीडीआई के मालिक का नाम थोड़ा अगर आप पब्लिकली बता दे तो। पूरे पब्लिक को पता है मालिक कौन है, पता नहीं कितने डायरेक्टर हैं, कौन रविंदर तनेजा जी शायद इसके मालिक। आजकल उसे डीएन तनेजा देखते हैं। डीएन तनेजा देखते हैं। सारे मालिक हैं, कौन मालिक है क्या है। रिक्वेस्ट है सर आपसे, अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आप ही के भाई बंधु हैं और आपके ऊपर ही विश्वास करके इन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है उस टाउनशिप में। इन समस्याओं का समाधान आपको करना चाहिए। एक मेजर सवाल, क्या आप लोगों को कभी डराने धमकाने की भी कोशिश हुई है सर बिल्डर की? उनसे जब मिलने जाओ तो बहुत पोलाइटली प्यार से बात करते हैं, बहुत प्यार से बात बैठा देते हैं, बाहर बैठा देते हैं, चाय पानी तो ऐसा कोई बात नहीं है कि वो डराने धमकाने वाला तो अभी तक सीन आया नहीं, आगे पता नहीं। तो सर मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि टीडीआई बिल्डर के पास आप जाते हैं तो वहां समय ही बर्बाद किया जाता है, कोई समस्या का समाधान नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल बंदा आप जो करंट पोजीशनिंग में है सरकार में, उनसे भी आप लोगों ने बातें की है क्या? उनकी तरफ से कोई किसी मदद का आश्वासन आया है या आप लोग गए ही नहीं है क्या अभी तक किसी के पास? सर हमने कई सारी चिट्ठियां लिखी हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भी लिखा है, सीएम विंडो पे भी लिखा है, पीएम साहब को भी लिखा है और लिखते रहते हैं। सब मेजर अथॉरिटीज को बेसिकली आपने कनेक्ट किया है और सारी चिट्ठियां लिखी है। अभी तक हमें तो कहीं किसी से कोई
अच्छा रिस्पांस नहीं अच्छा मिला, रिस्पांस नहीं मिला। अगर वो लोग चाहें तो एक झटके में हो एक सकता है काम। घंटे में हो जाएगा पूरा टाउनशिप डेवलप। अभी पता लगा था 3-4 दिन पहले कि एक ये रोड बीच में जो अंसल वाला रोड है 60 मीटर रोड जो है, इसको किसी बिल्डर ने बनवाया, अब वो पता नहीं इसी ने उखाड़ा या वहां के लोकल जो बासिंदे हैं उन्होंने उसको पैच को खराब किया, बट वो प्रशासन गया तो शायद आधे घंटे में उन्होंने रोड को तैयार करवा दिया। कुंडली के अंदर का ही अपडेट है सर। आप देखोगे ना के ब्लॉक, हाँ अंसल से के ब्लॉक की तरफ वो रोड जाता है, हाँ, के ब्लॉक की तरफ, हाँ, स्पेशली के ब्लॉक के लिए वही रोड था हाँ, जिससे आप के ब्लॉक में जा सकते हो। ठीक है। इन्होंने एक गलत तरीके से एक स्कूल के जमीन से एक अनऑथराइज रोड निकाल के ब्लॉक का रास्ता दिया था, जो रोड नहीं था। अच्छा, ऑन प्लान, ठीक है, ऑन प्लान आप उसी सेक्टर रोड से उतरोगे तो के ब्लॉक में जा पाओगे। ठीक है। तो कल तक परसों तक जब तक वो रोड बना नहीं था, हाँ, तब तक ऑफिशियली के ब्लॉक को रोड भी नहीं था पहुंचने के लिए। अच्छा, हाँ हम जाते थे तो एक साइड से छोटा सा रास्ता होता था, कूद फांद के बंदरों की तरह कहीं चले जाओ, जाना पड़ता था। हाँ, बट आप गाड़ी लेके अपने फैमिली के साथ वहां कैसे नहीं जा रहोगे? सकते थे। लेकिन you have to pay club charges, you have to pay maintenance, you have to pay NCP, you have to pay this, you have to pay that, you have to pay that, you तो have to pay only. ये सच्चाई है उस बिल्डर की और उस लोकेशन की जिसके लिए वहां के लोकल ब्रोकर से हमें बहुत गालियां सुनने को मिली थी, बट यस दिस इज द ट्रूथ। और आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं भैया। अगर बिल्डर के कानों तक आवाज जा रही है ना, तो या तो वो इसको सुधार देंगे, अदरवाइज और जो नए बंदे हैं उनको इसमें फंसने से हम लोग बचा लेंगे। दो ही चीजें हो सकती हैं। तो सर प्रेजेंट सर आप बताइए कि अभी तक आरडब्ल्यू ने बिल्डर के खिलाफ कौन कौन से एक्शंस उठाए हैं ताकि वहां के रेजिडेंट्स को ये है कि हमने अपनी खाली रेरा में इसके अगेंस्ट, पहले तो उनको डायरेक्ट लिखते रहे जो भी भेजते रहे, उसका कोई इनका हमारे को रिप्लाई बिल्कुल नहीं मिला। ठीक है, रिसेंटली हमने रेरा में इनके अगेंस्ट एक केस डाला है, जिसमें कि हमने अपने सारे ग्रीवेंस दिए हैं कि ये हमारे प्रॉब्लम है। जो उसके बाद में रेरा में ये अब रिप्लाई देंगे, और आज तक इन्होंने रेरा में अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया। वो सर पहले ही अपडेट कर रहे थे। तो ये रेरा में रजिस्टर्ड होंगे तो शायद इनके जो क्लॉज जितने भी हैं वो रिमूव हो, उसके बाद में और नया एग्रीमेंट बने, तब चीजें क्लियर आउट होंगी। अदरवाइज तो मुझे लगता नहीं, जब तक ये रेरा एक्शन नहीं लेता है तब तक ये लोग तो अपनी मनमानी करेंगे और कर रहे हैं। वो तो सर सभी के सामने पब्लिकली है चीजें। दीपक सर, कोई ऐसा केस जिसमें जीत भी हासिल की हो आप लोगों ने अभी तक इनके खिलाफ? साहिल जी, ऐसे कई सारे इंडिविजुअल अलॉटीज हैं जो कोर्ट में गए हैं और कंपनसेशन मिली है उनको। ज्यादातर हमने यही देखा है कि कंपनसेशन मिली है। मेरा पर्सनल विचार ये है कि कंपनसेशन एक हल नहीं होता, क्योंकि आपने अगर पैसा दिया है आपको वो जगह चाहिए। मुझे लगता है कि लास्ट ऑप्शन उन्होंने यही लिया कि जब उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो लोगों ने कंपनसेशन मिली है। और कंपनसेशन में भी कई ऐसे हमें बात सुनने में आया है कि डिलेड कंपनसेशन, कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी पीडीआई की तरफ से वो जो कंपनसेशन का पैसा आना था उसमें भी कई सारी दिक्कतें हुई हैं। बट हाँ, ऐसे केसेस कुछ हमारी नजर में है जहाँ अलॉटीज को या ओनर्स को जीत मिली है। राजू सर, कोई एक ऐसी चीज जो अभी तक हिडन है या जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा नहीं कर पाए हो बिल्डर के बारे में, और आप पुटअप करना चाहते हो पब्लिक को कि यार ये चीज भी इस बिल्डर के साथ है? हिडन तो कुछ नहीं है, सब कुछ एक्सपोज ही है। सब कुछ एक्सपोज है। नीति और नियति होनी चाहिए काम करने की। अच्छा, अगर हमारे तनेजा साहब काम, हमने तो जब भी इनके साथ मीटिंग हुआ है तो हम कभी भी नहीं बोले कि हम आपके अगेंस्ट हैं। हम इनके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हमें चाहिए तो, अगर हमें भूख लग रहा है, हम खाना मांग रहे हैं, तो होटल वाला बोला खाना क्यों मांग रहे, पैसे देके जा तू चुपचाप, तो ये कोई मतलब तो नहीं हुआ ना। मतलब वो चाहते हैं कि आप लोग अकेले ही लड़ाई लड़ते रहे और बिल्डर अपना पैसा बनाता रहे, उसे इस लोकेशन से कोई मतलब नहीं है। अब क्या बिल्डर चाह रहा है, वो बिल्डर की अपनी भाई बिल्डर की, तो मुझे तो लग रहा है बिल्डर को ऐसा बिजनेसमैन मैंने पहला बार देखा जिसके पास इंडिया में ऐसे बेस्ट लोकेशन पे मैक्सिमम लैंड बैंक था। ठीक है ना, प्राइम लैंड है सर, बिल्कुल प्राइम लैंड है। और इनकी क्या मैनेजमेंट है, कैसी मैनेजमेंट है, कितने बड़े बड़े मैनेजर इनके पास बैठे हैं ये जाने। बट एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके पास इतना प्राइम लैंड बैंक था और लोगों ने भाग के इन्वेस्ट किया था, एडवांस पेमेंट ले लीजिए लोगों से, 2 साल बिना जगह खरीदे हुए इन्होंने पैसा लिया है। हाँ, वो हम लोगों से 2010 में रजिस्ट्री के पैसे ले लिए, पेमेंट पूरी ले ली, रजिस्ट्री के पैसे ले लिए,
और हमारे से रजिस्ट्री करने डॉक्यूमेंट तक बाय कर लेंगे कि आप रजिस्ट्री करेंगे। 2010-11 की बात है ये, हमने पेमेंट की और 15 तक इन्होंने हमारी रजिस्ट्री नहीं की। कारण था इनके पास इन्होंने क्लियरेंस या डॉक्यूमेंटेशन का इनके पास वो नहीं था ना, कंप्लीशन पार्ट कंप्लीशन भी नहीं था। तो ये पार्ट कंप्लीशन पे इन्होंने जो मेरा प्लॉट है उसका पार्ट कंप्लीशन जो उन्होंने लिया है 2017 में लिया है, मेरी रजिस्ट्री 2015 में की है। और उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्री मेरे को इसलिए नहीं दी क्योंकि उसका पार्ट कंप्लीशन था ही नहीं, पार्ट कंप्लीशन। तो रजिस्ट्री देने में 4 साल लगाया गया मुझे, रजिस्ट्री को डॉक्यूमेंट देने में 4 साल लगा। तो पार्ट कंप्लीशन का टॉपिक पहले कवर अप कर चुके हैं फैमिली, उसी को सर ने मैं ये बोल रहा था कि इतना बड़ा लैंड बैंक और इतना अच्छे इन्वेस्टर, आपका प्रोडक्ट कोई भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो हॉटकेक की तरह बिक जाए। हाँ, बिल्कुल हाथों हाथ बिकने वाली चीज, हाथों हाथ बिका ही हुआ बिक जाए, उसके बाद आपका ये साख है बाजार में, तो आपने कमाया क्या? बिल्कुल ये सवाल छोड़ करके जा रहे हैं सर आपके लिए कि आपने कमाया क्या, आपने पैसा कमाया या लोगों का प्यार कमाया, वो आपको जज करना पड़ेगा। बट आपके लिए एक सलाह है कि थोड़ा सा अपने लोगों की तरफ देखिए। तो प्रेसिडेंट सर आप लोग अब देखिए, हमें तो ऐसा लग रहा है कि अब कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है शायद आप लोगों की, तो कोई बड़ा आंदोलन या कोई ऐसा आप लोगों की क्या अप्रोच रहेगी फर्दर इन चीजों को टैकल करने के लिए? अभी तो हमने रेरा जैसे केस किया है, उसके बीच में हम तो गवर्नमेंट जैसे जुडिशरी के पास जाते हैं, तो उसके बीच में हम कुछ इनके बीच में कुछ ऐसा कुछ करें, वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। मतलब उसमें कोर्ट मैटर्स में आने के बाद में आप फिजिकली जाकर हंगामा करें, तो वो प्रोसीडिंग्स कोर्ट्स के थ्रू ही चलती रहेगी, चले तो बेटर है। और हम चाहते हैं कि कोर्ट इसको अच्छी तरह से टैकल करे, और अगर ये प्रोजेक्ट खुद नहीं चला सकता तो कोर्ट किसी और को हैंड ओवर करे ताकि प्रोजेक्ट के चाहे उड़ा इसका एक्वायर करे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिस्टम से प्रोजेक्ट चलना चाहिए। तो दीपक सर लास्ट सम अप करते हैं चीज को। अगर कोई मेंबर टीडीआई का आप लोगों के साथ इस मुहिम में शामिल होना चाहता है, या जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं आपके साथ शामिल होना चाहता है, तो कैसे आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं, या आपका कोई ऑफिस एड्रेस या जहां पर लोग आपको अप्रोच कर पाए और अपनी समस्याओं का आपको समाधान के लिए अप्रोच कर सके? साहिल जी, आपके सौजन्य से मैं सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा RWA एक रजिस्टर्ड बॉडी है, उसका एक ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस। हमारी एक वेबसाइट भी है TDI कुंडली RWA.com के नाम से, उस पर सारी डिटेल्स हैं। तो जो भी ओनर्स हैं TDI सिटी में जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उस वेबसाइट पर जाएं। मैं दोबारा नाम ले रहा हूँ, TDI सिटी कुंडली RWA, उस पर आए, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी और आप हमसे जुड़ें। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिस पर TDIKUNDLIRWA.com TDI-kundli-rwa.com ये आपका वेबसाइट रहेगा। व्हाट्सएप नंबर आप बता दीजिए सर, अगर आप पब्लिकली शेयर कर सकते हैं तो फैमिली आप नंबर लिख लीजिए। अगर आप RWA TDI से संपर्क करना चाहते हैं, डायरेक्ट आपका इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आप सर से कनेक्ट कर पाएंगे। सर प्लीज नंबर बता दीजिए। ये नंबर व्हाट्सएप पर भी है, नंबर है 9818534362। मैं दोबारा बोल रहा हूँ 9818534362। तो फैमिली सम अप करते हैं, सब कुछ दिखा दिया है, समझा दिया है, ग्राउंड रियलिटी से लेकर के लोगों की जुबानी तक हर वो चीज अब आपके सामने है। और अब भी किसी को जाकर के फंसना है ना भैया, तो वो उनकी कॉल रहेगी। हमने सारी हकीकत, सारी पोल पट्टी इनकी खोल करके रख दी है। बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। और एक मेजर पॉडकास्ट ही आज का रहेगा हमारा। आप लोगों से एक निवेदन ये है, इसे उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो वहां गड्ढे में गिरने के लिए जा रहे हैं भैया, ताकि लोग बच जाएं वहां पर जाने से। एक बात मैं यहाँ पे बोलूंगा कि हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं कि TDI में इन्वेस्ट करें, ठीक है, ये बेस्ट लोकेशन है, बेस्ट प्लॉट है, ठीक है, और सबसे अच्छा जगह है, लोग इन्वेस्ट करें। लेकिन हम बिल्डर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को देखते हुए काम करके दें, अपनी रवैया थोड़ा सा सुधार लें। सर का रिक्वेस्ट ये है कि बिल्डर से इनका रिक्वेस्ट रहने वाला है कि अपना रवैया सुधारें, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट ये है बिल्डर से कि पहले आप लोग काम करें, उसके बाद हम इन्वेस्टर लॉबी को, एंड यूजर लॉबी को
बोलेंगे कि आप लोग जाकर के पैसा लगाइए। हम लोग अभी बिल्कुल इस चीज का प्रमोशन नहीं करेंगे। लोकेशन बहुत ही अच्छा है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, चौड़ी चौड़ी सड़कें, एग्रीड, सारा कुछ है। जो सपना इन्होंने दिखाया था वो सपना ये कंप्लीट कर लेंगे तो पूरे एनसीआर में ऐसा टाउनशिप कोई नहीं। लेकिन सर वो सपना जब हकीकत हो जाएगा ना, तब हम 2 पैसे फालतू दे करके पैसा लगवा देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बचना चाहेंगे चीजों से। तो फैमिली, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। और हमारे साथीगण और जो हमारे बुजुर्ग और बड़े हमारे को आज आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास में आए हैं, इनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद और आभार सर। धन्यवाद, थैंक यू।